आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक अहम अवार्ड शो की तफसील बताऊंगी और ये अवार्ड शो क्यों अहम था और इसमें मर्द याज़ची-ओगलो के अलावा सरकान चाई-ओगलो को भी किस कैटेगरी में अवार्ड मिला, इस बारे में तफसील आप लोग जानेंगे। और नाज़रीन इकराम, कुरुलुश और हान में एस्पोर्चा खातून की एंट्री हो चुकी है और एस्पोर्चा के कॉस्ट्यूम में एलेना बोस की चंद तस्वीर मंजर आम पर क्या आई, एक तहलका सा मच गया है। तो इस बारे में बात करेंगे कि मद्दाहों की इस किरदार के हवाले से क्या राय है। इसके अलावा आने वाली किस्त के पहले ट्रेलर पर भी बात होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, पिछले चंद दिन पहले एक अवार्ड शो हुआ जिसका नाम GQ अवार्ड था और मर्द याज़ची-ओगलो ने इस अवार्ड शो में बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड हासिल किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अवार्ड इन्हें पब्लिक वोट्स की बुनियाद पर नहीं बल्कि कमेटी के वोट्स की बुनियाद पर मिला, यानी कि जजेस के वोट्स पर। और इन्हें जजेस की फुल कमेटी ने इस अवार्ड के लिए चुना। और मर्द याज़ची-ओगलो पिछले 3 साल से अब तक किज़ल गोंचालार में जुनैद का किरदार अदा करके टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। और 2025 में तो मर्द याज़ची-ओगलो ने सिर्फ एक ही साल में 2 बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार अदा करके ये अवार्ड डिजर्व किया है। और यहाँ आप लोगों के लिए दिलचस्प बात यह भी है कि इस अवार्ड शो में सरकान चाई-ओगलो ने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ द ईयर की कैटेगरी में अवार्ड हासिल किया है। और ये अवार्ड इन्हें सुल्तानुल फतुहात सीरीज में सुल्तान महमद का किरदार अदा करने की बुनियाद पर मिला है। और आप लोग शायद ये सुनकर हैरान होंगे कि इस अवार्ड शो में मर्द याज़ची-ओगलो ने जो स्पीच की है वो किसी अवार्ड शो में पिछले 2 सालों में इनकी 29वीं स्पीच थी। यहाँ से आप लोग अंदाजा करें कि किज़ल गोंचालार में अदाकारी करके इन्हें अब तक कितने ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। और ये स्पीच असल में उस रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी की स्पीच थी जो वो पिछले 2 सालों से हासिल कर रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, इस अवार्ड शो में ओरहान गाजी और सुल्तान महमद की ये तस्वीर सामने आई जिसके ऊपर अगर ये कैप्शन लगा दिया जाए तो जबरदस्त रहेगा कि सुल्तान फातेह अपने लकड़दादा और हान के साथ। और नाज़रीन इकराम, इस अवार्ड की टाइमिंग भी बहुत अहम है क्योंकि चाहे वो मर्द को मिलने वाले अवार्ड हो या फिर ओरहान का किरदार, वो इस वक्त इसी तरह तनकीद की जद में है जिस तरह कुरुलुश उस्मान शुरू होने के बाद बुराक ओज़वेद पर शुरू में की गई थी। लेकिन मर्द और बुराक में यही चीज कॉमन है कि दोनों कामयाब हैं और दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस है। और जितनी मर्द पर तनकीद होगी उतना ही मर्द कामयाबी के रास्ते पर बढ़ेगा और वो भी पूरी ताकत से। लेकिन यहाँ मैं एक बात करना चाहूंगी कि मर्द को अपने कैरेक्टर पर मजीद काम और मेहनत करने की जरूरत है, जिस तरह उस्मान बे के किरदार पर बुराक ओज़वेद ने की थी। और हान की मेन स्टोरी लाइन अच्छी है जिसके दरमियान रोमांटिक सब प्लॉट्स भी हैं, लेकिन मद्दाहों को ओरहान के किरदार का दीवाना बनाने के लिए उसे इस किरदार में मजीद डूबना होगा ताकि ये सीरीज अच्छी रेटिंग के साथ जारी रह सके। और नाज़रीन इकराम, पिछले कई एपिसोड से मद्दाह ये इसरार कर रहे थे कि हमें फातिमा खातून की जिंदगी दिखाने के बजाय ओरहान गाजी की जिंदगी दिखाई जाए, उनकी फैमिली, बच्चे, बीवियां वगैरह। तो अब एस्पोर्चा खातून की एंट्री होने वाली है जो कि इस सीरीज में डायनामिक्स ऐड करेगी। और एस्पोर्चा खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा जिसका नाम एलेना बोस है, तो उसके फैंस अब तक हैरान हैं कि उसने नीलूफर खातून का मेन रोल छोड़कर एक सेकेंडरी रोल क्यों पसंद किया, जबकि हीरो ने अभी मल्टीपल शादियां करनी है और वो उसकी इस सीरीज में तीसरी बीवी होगी। और सोशल मीडिया पर एकदम से ऐसी पोस्ट्स का सैलाब आ गया है जिनमें मुहासिन और एलेना के फैंस की तरफ से दोनों के दरमियान कंपैरिजन शुरू कर दिया गया है। हालांकि दोनों का अपना चार्म है और एक तारीखी सीरीज के आर्टिस्टिक फील्ड में चंद माह पहले मुहासिन आई है और दूसरी शाइन करने के लिए तैयार है और अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी और दोनों टैलेंटेड हैं। मुहासिन के फैंस का कहना है कि नीलूफर खातून, जिसके लिए ओरहान बे ने नज़में लिखी और उनकी कब्र तक आज भी साथ साथ है, तो उसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए क्योंकि दूसरी तरफ एस्पोर्चा है जिसके साथ ओरहान बे की 40 साल की उम्र में एक सियासी शादी हुई थी। इन दोनों का क्या मुकाबला। शायद आप लोगों को याद होगा कि कुरुलुश उस्मान में भी ऐसे ही मुकाबले हुआ करते थे जब वो सीरीज अपने उरूज के दौर में थी। और मल्हू ने जब उसे ज्वाइन किया था, मद्दाहों की तब आपस में ऐसे ही बहसें हुआ करती थी कि बाला शेख ऐदब अली की बेटी है, उसका दर्जा बड़ा है। और दूसरी तरफ कहा जाता था कि मल्हून तुर्कों के एक बहुत बड़े कबीले के सरदार की बेटी है और वालिदा सुल्तान होने की हैसियत से तुर्कों की माँ है, उसका बाला से क्या मुकाबला। तो सच्ची बात तो यह है कि इस वक्त इस सीरीज का सिनेरियो बेगमात की ये जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर एस्पोर्चा के आने पर उसके और ओरहान के दरमियान लव अफेयर शुरू किया गया तो नहायत शर्मनाक बात होगी कि मुसलमानों का एक हीरो 40 साल की उम्र में 2 बच्चों का बाप और तीसरा बच्चा जो भी रास्ते में है होकर
कैसे काम करता फिर रहा है, क्योंकि पसंद से ओरहान बे ने सिर्फ एक ही शादी की थी और वो थी होलोफिरा। तो इस सीरीज में नई बीवियों का आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम खुद वो सिनेरियो है। और यहाँ से मालूम होगा कि सीरीज में कितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि कुरुलिश उस्मान में तो मलहुन के आने से रेटिंग में इजाफा हुआ था। यहाँ क्या होगा ये देखना बाकी है। और अब आते हैं नाज़रीन इकराम नई किस्त के पहले ट्रेलर की तरफ। तो खासा एक्साइटिंग ट्रेलर था कि फातिमा फ्लेवियस के फाइटिंग स्टाइल को देखकर उसके बारे में मशकूक हो चुकी है और वक्त करीब आ गया है कि वो एक्सपोज हो जाए। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी शहनशाह हेक्टर की कैद में आ जाएगा, जबकि ओरहान और फ्लेवियस नाइट टेम्पलर्स की लोकेशन जानने के लिए एक प्लान बनाएंगे कि फ्लेवियस ओरहान को कैद करके वहां ले जाएगा और ये उनकी तरफ से एक जाल होगा। लेकिन जिस हिसाब से नाइट टेम्पलर्स को खौफनाक दिखाया गया है और हेक्टर को इतना ज़हीन दिखाया गया है, तो क्या वो इनकी चाल में आ जाएंगे? और नाइट टेम्पलर्स ने इस सीरीज में आकर एक नया फ्लेवर ऐड कर दिया है जो कि अच्छा है। जबकि एपिसोड नंबर 8 के प्रोमो से ये चीज भी क्लियर हो गई है कि इस सीरीज के डायरेक्टर बुलंद इशबैलन और डायरेक्टिंग टीम को नाइट टेम्पलर्स में स्पेशल इंटरेस्ट है, क्योंकि एपिसोड 7 में भी इनके तमाम सीन्स शुरू से आखिर तक अमेजिंग थे और ये इस सीरीज में दुश्मनों वाली साइड से एक अच्छा इजाफा है। जबकि तकफूर सारोस के ये सीरीज छोड़ जाने की खबर जिस चैनल या सोशल मीडिया अकाउंट ने दी थी वो दुरुस्त नहीं थी और सारोस के आने का कोई प्लॉट ट्विस्ट भी हो सकता है कि या तो वो मंगोलों की तरह जिंदगी की तरफ लौट आया हो लेकिन टेम्पलर के मुहाफिजों वाले स्टाइल में, या फिर हेक्टर और सारोस ने मिलकर एक ड्रामा किया हो। सारोस का जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि सारोस के मरने के बाद ये चीज मुअम्मा बनी रहती कि फ्लेवियस के बाप को असल में किसने कत्ल किया था। अगर सारोस जिंदा ना रहता तो एक पॉसिबिलिटी तो ये थी कि नाइट टेम्पलर्स का सरदार फ्लेवियस को हकीकत बता देता, लेकिन उसके बजाय सारोस को लाया गया और शायद इसी वजह से कि फ्लेवियस अपने बाप का खुद इंतकाम ले। और सोचने वाली बात तो ये भी है कि बाज़ंतीनी एम्परर पर जिस तरह अटैक हुआ तो फ्लेवियस सच के बारे में फिगर आउट करना शुरू कर देगा। उधर बाज़ंतीनी एम्परर हेक्टर की कैद में आ जाएगा, जबकि ओरहान एम्परर की जान किसी तरह बचा लेगा और इस तरह वो एम्परर का एतमाद हासिल कर लेगा। और फिर इस सियासी इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए एम्परर अपनी बेटी एस्पोर्चा की शादी ओरहान से कर देगा और आने वाली किस्त में फ्लेवियस के उस्मान बे से पहली बार मुलाकात होगी। अब तक वो उस्मान बे को अपने वालिद का कातिल समझ रहा है, लेकिन अब हालात ऐसे आ गए हैं कि बाज़ंतीनी एम्परर की जान बचाने की खातिर उसे उस्मान बे से ये मुलाकात करनी पड़ रही है। ये मुलाकात इस लिहाज से भी अहम है कि सारोस भी जिंदा है और फ्लेवियस की भी उस्मान बे से गुफ्तगू के दौरान उसके वालिद का जिक्र आ सकता है, लेकिन किस अंदाज में यह हम आने वाली किस्त में देखेंगे।